हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका कि फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि ये चैप्टर फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 7 है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में इसमें क्या क्या ड्रग पढ़ना है, तो सबसे पहले ब्रोंकियो डायलेटर्स पढ़ना है, जो कि आपके ब्रोंक्योल्स को डायलेट करने का काम करता है, ठीक है। फिर एक्सपेक्टोरेंट पढ़ना है, फिर आपको एंटीटोसिसिव पढ़ना है और म्यूकोलाइटिक पढ़ना है। वन बाय वन आप ब्रोंकियो डायलेटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जो आज का क्लास प्रॉपर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारियां दी जाएंगी एंड ब्रोंकियो डायलेटर्स कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट भी है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। ब्रोंकियो डायलेटर से कई बार सवाल आए हुए हैं कि ब्रोंकियो डायलेटर के ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेन करिए, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट के बारे में आप नेक्स्ट क्लास और एंटीटोसिसिव के बारे में आगे फर्दर क्लासेस में आप देखने को मिलेगा। तो आप साथ में कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड जो भी ड्रग है जैसे ब्रोंकियो डायलेटर्स है तो उसका आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है प्रॉपर अच्छे तरीके से, और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एचएपी का पार्ट है, क्योंकि फार्माकोलॉजी पढ़ने से है ना, थोड़ा सा पढ़ने से पहले थोड़ा एचएपी का पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पता भी होना चाहिए कि ब्रोंकाई है कहाँ, ब्रोंक्यूल्स है कहाँ, है ना। तो आपको थोड़ा सा एचएपी का पार्ट मैं रिवीजन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा जितना ज़रूरत है, और लंग्स की एनाटॉमी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप आज के क्लास के इस चैप्टर के पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सके। फिर मैं ब्रोंकियो डायलेटर्स पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन बताऊंगा एंड सारे क्लासिफिकेशन के ड्रग्स को बता करके फिर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा एंड अच्छे तरीके से कंटिन्यू करिएगा। एंड जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से, तो उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का डेली लाइव क्लासेस भी होता है, जहां पर मैं कोलोजी, थेरेपेटिक्स और आपके बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता हूं, और वसीम सर आपके कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ाते हैं। स्वाति सेजवानी मैम लॉ एंड एथिक्स पढ़ाती है। तो सेकेंड ईयर का भी प्रॉपर वैसे ही लाइव क्लासेस चलता है ऐप पर जैसे फर्स्ट ईयर का चलता है। तो जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम नज़दीक आने वाला है, तो फटाफट से कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। एंड इस कोर्स में आप कहेंगे कि सर आप तो बहुत आगे जा चुके होंगे, काफ़ी पहले शुरू हुआ होगा ये बैच। जी हाँ, आगे आ चुका हूँ, है ना। लगभग हर सब्जेक्ट में 60% प्लस सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप घबराइए नहीं, यहाँ पर अगर आप इस कोर्स में आते हैं तो इस कोर्स में क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसी कोर्स के अंदर जो बच्चा इस कोर्स में रहेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स मिलेगा। तो क्रैश कोर्स 1 मई से स्टार्ट होने वाला है, जब आपको पूरे 45 दिन में फिर से पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पर आपका जो छूटा है वो पार्ट कवर करेंगे। एंड आपका जो टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन है सेकेंड ईयर का भी कराया जाएगा, तो वो इसी कोर्स में कराया जाएगा, ठीक है। एंड आपका जो ये अप्रैल वाला महीना पूरा बचा हुआ है, इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे हुए हैं कोलोजी, थेरेपेटिक्स, सारे सब्जेक्ट का, वो सब कवर कराया जाएगा। तो आपको अच्छे से तैयारी कराने की गारंटी है। अगर जो बच्चे फर्स्ट ईयर में किसी तरह पास हो गए थे, सेकेंड ईयर में अगर डर लग रहा है, बहुत सारे बच्चे का कॉल भी आया था, सर मुझे डर लग रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐप पर पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात है डेली लाइव क्लासेस मिलता है प्रॉपर अच्छे तरीके से, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, एक्सरसाइज, टेस्ट, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर फैसिलिटी मिलती हैं। एंड सक्सेस गाइड, जिस तरीके से आपने फर्स्ट ईयर में सक्सेस गाइड को पढ़ा था, जस्ट वैसा ही सक्सेस गाइड आपका सेकेंड ईयर का भी, आप इसको भी मंगवा सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है इनके लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम, ईमेल, आईडी डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है एंड सेकेंड ईयर का कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। कोर्सेज आपको दिखा रहा होगा 1499, लेकिन अभी फिलहाल कूपन कोड 20% ऑफ का अवेलेबल है, तो आपको ये कोर्स 1199 में ही पड़ेगा। एंड जो लोग को दिक्कत होती है तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, जो भी दिक्कत होगी तो आपको टेक्निकल टीम हेल्प कर देंगे आपको, और पेमेंट रिलेटेड इशूज़ में, ठीक है। चलिए तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड ये क्लास प्रॉपर, चूँकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है ऐप यूट्यूब के लिए अलग से क्लास लेने का, तो चूंकि ऐप पर बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, तो ऐप की ही क्लास को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे का रिक्वेस्ट था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो अच्छे से, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं ऐप पर, आप भी आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, चैप्टर का नाम क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेडिंग डाल दीजिएगा और थोड़ा सा जग जाइएगा। जो भी सो रहे हैं
वो थोड़ा जग जाइएगा और जितना छेदा है सब खोल लीजिए, क्योंकि सारे छेदे के द्वारा आवाज़ जाएगा ना तो फिर आपका दिमाग एकदम झंझनाएगा और अच्छे से आप पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या है? श्वसन तंत्र, है ना, ठीक है। श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र जिस आपके बॉडी का वो सिस्टम जिससे कि आप गैसियस, है ना, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे आप O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, है ना, आगे से बात कर रहा हूँ, पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब कोई बोलेगा CO2 सर पीछे से भी छोड़ते हैं, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है भाई। मैं एक बार क्लास ले रहा था, बच्चा बोल रहा है कि सर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनस आएगा क्या? अरे यार गजब करते हो, एनस वाली बात नहीं है यार। रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल करते हैं एंड O2 इनहेल करते हैं, ये वाली सिस्टम की बात कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, ठीक है। तो थोड़ा सा HAP का पार्ट है, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, देखो ध्यान से सुनना। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट हेल्प अस ब्रीथ, जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है ना, ठीक है, सांस लेने में मदद करता है। इट्स मेन जॉब इज टू ब्रिंग इन ऑक्सीजन, इस सिस्टम का मेन काम है ऑक्सीजन को लाना, एंड विच आवर बॉडी नीड्स टू लाइफ, जो कि हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, CO2 को रिमूव करना। अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी डजंट नीड, हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 जिसको हमारे बॉडी का नीड नहीं है, तो उसको बाहर करते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है तो समझिए। ये आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले नोज या माउथ से आप सांस लेते हैं, नाक से भी और मुंह से भी, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो आप सबसे पहले क्या करते हो, सांस लेते हो नोज से, माउथ से। तो व्हेन यू आर ब्रीथ इन, जब आप सांस अंदर लेते हैं, एयर एंटर्स योर बॉडी थ्रू योर नोज और माउथ, आपका एयर जो है नोज और माउथ के माध्यम से एयर एंटर करता है, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो एयर एंटर करता है आपके बॉडी में, ठीक है, थ्रू नोज और माउथ। कह रहा है द नोज हेल्प्स टू क्लीन, क्या कह रहा है, द नोज हेल्प्स टू क्लीन, क्या कहते हैं, जो वार्म एंड मॉइस्टेन द एयर। कहने का मतलब है ये जो नाक है, नाक में छोटे छोटे बाल भी होते हैं, तो वो बाल वगैरह मिल करके नाक में सबसे पहला काम क्या है, एयर को क्लीन करना होता है, एयर को वार्म करना, गर्म करना। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे है तो ठंडी हवा को सीधा फेफड़े में नहीं चला जाता है ना, तो वो पहले नाक रेजिस्टेंस की वजह से, चूंकि घर्षण होता है तो उस वजह से वार्म होता है, गर्म होता है। एंड एयर को मॉइस्ट करने का भी काम, मॉइस्ट करता है ना, नाक से नेटा निकलता है ना, तो वो थोड़ा गीला करने का काम करता है, ठीक है। फिर आपका वो चला जाता है कहाँ, ट्रेकिया, विंड पाइप। अगर आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ, ये आपका देखो लंग्स है, ये तो यहाँ से आपका हो जाता है ट्रेकिया, विंड पाइप इसको कहते हैं, श्वास नाल, है ना, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वास नाल कहते हैं, ट्रेकिया, ठीक है। द एयर देन मूव्स डाउन ट्यूब, मूव्स डाउन इन अ ट्यूब, यानी कि एक ट्यूब के माध्यम से एयर मूव डाउन करता है, जिसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, जो कि आपका आगे की ओर लंग्स में जाके ओपन होता है, ठीक है। चलो, एंड अगर बात करें लंग्स का, तो ये आपको हिंदी में इसको फेफड़ा कहते हैं, ये दोनों प्रॉपर लंग्स है। एंड लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एल्वियोलाई होता है। पता होगा आपको कि लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक कैविटीज होते हैं, है ना, गोल गोल गुब्बारे से भरे जैसे संरचना होते हैं, जहाँ पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि उसकी पतली दीवारें होती हैं। तो लंग्स क्या है, द एयर ट्रेवल्स इनटू द लंग्स, जो आपका एयर है वो कहाँ आता है, लंग्स में आता है, फेफड़े में आता है। इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर देयर आर टीनी सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई, और उसमें छोटे छोटे सैक होते हैं। सैक मतलब कह सकते हो पॉकेट होता है, छोटा छोटा पॉकेट होता है, जिसको हम लोग एयर सैक होता है, हवा से भरा हुआ पॉकेट होता है, जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, है ना, ठीक है, उसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। देयर दिस इज वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर मूव्स इनटू द ब्लड, यही एल्वियोलाई जो है ना, ये आपके कैपिलरीज के माध्यम से जो O2 है, जो आपने सांस लिया O2 तो एल्वियोलाई में गया, और एल्वियोलाई के पास छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जाते हैं जिसको कैपिलरीज कहते हैं। वो कैपिलरीज में O2 यहाँ पर आता है, जिससे कि ब्लड प्यूरिफाई होता है, एंड इसमें से जो CO2 है वो बाहर निकल के एल्वियोलाई में जाता है, और एल्वियोलाई से वापस से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि दिस इज वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर मूव्स इनटू द ब्लड, आपके ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, एंड वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर मूव आउट हो जाता है, जिसको कि ब्रीथ आउट करके हम लोग सांस से बाहर निकालते हैं, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ब्लड में फिर क्या होता है, ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कैरिड थ्रू आउट योर बॉडी, जब ब्लड में एक बार ऑक्सीजन चला गया, जब ब्लड में एक बार ऑक्सीजन चला गया तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया,
फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है एंड हर जगह जहाँ पे भी नीड है O2 की वहाँ पहुँचता है और O2 को देता है, जिससे कि वहाँ पर ATP फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, कह रहा है क्या, द ऑक्सीजन इन ब्लड इज कैरिड थ्रू आउट योर बॉडी, पूरे बॉडी में चलता है एंड हेल्पिंग योर ऑर्गन्स एंड मसल्स वर्क, आपके ऑर्गन्स मसल्स को वर्क करने में हेल्प करता है। बिना ऑक्सीजन के कोई कुछ काम नहीं कर सकता। मीनवाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बैक टू द लंग्स टू बी एक्सेल्ड, एंड ऑक्सीजन यूज होने के दौरान जब भी आपका ऑक्सीजन यूज होता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस से लंग्स में आता है और उसको हम लोग एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, एंड आप लोगों से क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा, बताओ भैया कि जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम आपके ब्लड में करता है वो कौन करता है, बताओ। क्या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, है ना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, बताइए। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलो, एनाटमी ऑफ लंग्स, वाओ वेरी गुड। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो ब्लड है ना भाई, ब्लड में वो कौन है, तो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, चलो वेरी गुड, जिन्होंने भी हीमोग्लोबिन आंसर किया बढ़िया है। हाँ, ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भैया, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिम्फ करता है क्या, नहीं ना लिम्फ तो सब, चलो भाई मेनली तो ब्लड तो करता ही है। ब्लड में भी कौन, कोई पूछेगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करता है तो ब्लड बोलोगे, नहीं, बोलिएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। एनाटॉमी ऑफ लंग्स, अब थोड़ा सा लंग्स को और भी एक्सप्लेन करके पढ़ लीजिए। अगर लंग्स की आप बात करोगे, ये फेफड़ा है, ठीक है, लंग्स में एक्चुअली यहाँ पर ये देखो ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया यहाँ पर आकर के दो भाग में बट जाता है तो वो ब्रोंकाई कहलाता है, एंड ब्रोंकाई के छोटे छोटे ब्रांचेज इस तरीके से फैल जाते हैं तो वो आपके ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। एंड हर एक ब्रोंक्यूल्स के दीवारों के पास छोटे छोटे एयर सैक कैविटी इस तरीके की होती है, जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, जहाँ से एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होता है। तो कह रहा है द लंग्स आर टू, कितने लंग्स होते हैं आपके बॉडी में, बताइए तो, बताइए आपके बॉडी में कितने लंग्स होता है, तो लंग्स का संख्या 2 है, 2 फेफड़ा होता है। ठीक है ना, 2 लंग्स होते हैं, 2 बड़े बड़े लंग्स होते हैं। स्पॉन्जी ऑर्गन है, थोड़ा सॉफ्ट ऑर्गन होता है, आपके चेस्ट में पाया जाता है, जो कि सांस लेने में, ब्रीद करने में हेल्पफुल होता है। दे आर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का पार्ट है, एंड देयर मेन जॉब इज टू ब्रिंग इन ऑक्सीजन, इसका मेन काम है ऑक्सीजन को लाना, एंड गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गेट रीड मतलब छुटकारा पाना, ऑक्सीजन से छुटकारा पाना, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, जहाँ पे आपके लंग्स की बात करें तो ये आपके यू हैव 2 लंग्स, 2 लंग्स होता है, लेफ्ट साइड लंग एंड राइट साइड लंग। ध्यान रखना, लंग्स आपका 2 है, एक लेफ्ट साइड लंग एंड एक है राइट साइड का लंग, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर बात करें, एक लेफ्ट होता है और एक 1 राइट साइड होता है, ये चेस्ट में, और चेस्ट कैविटी में लंग्स पाया जाता है। एंड राइट लंग इज बिट बिगर देन द लेफ्ट, ध्यान रखना कि जो आपका राइट लंग्स होता है, राइट लंग्स ये साइज में बड़ा होता है, राइट साइज में बड़ा होता है लेफ्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, राइट लंग्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हार्ट पाया जाता है, एंड हार्ट आपको पता है जो दिल है, दिल थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर धंसा होता है, क्योंकि दिल थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर धंसा हुआ है तो लंग्स का जगह थोड़ा सा खाली है ना, इस वजह से लेफ्ट वाला छोटा होता है। ठीक है, वैसे ट्रिक याद रखने का तरीका है कि कोई भी बोले कि लंग्स कौन सा बड़ा है, राइट की लेफ्ट, तो राइट में कितने अक्षर है बताओ, राइट में कितना अक्षर है, तो राइट में 1 2 3 4 5 5 अक्षर है, लेफ्ट में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। देखो 1 2 3 4 4, तो 5 और 4 में बड़ा कौन सा है, 5, तो राइट वाला बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो वही बोल रहा है कि लंग्स, राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, बिकॉज योर हार्ट टेक्स अप सम स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड। मैंने बोला ना, हार्ट थोड़ा सा स्पेस ले लेता है ना। ठीक है, चलो, है ना, आधा की कहते हैं आपका क्या होता है, आपका क्या कहते हैं, हार्ट थोड़ा सा स्पेस लेता है। ठीक है, चलो, अब बोलेगा कि ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या होता है बताओ, ब्रोंकाई क्या होता है, तो आपका ये जो ट्रेकिया है, जहाँ से ट्रेकिया बाइफर्केट हो जाता है, 2 भागों में बट जाता है, तो वो ब्रोंकाई होता है। अगर मैं बोलूँगा कभी आगे टर्म यूज़ करूँगा ब्रोंकाइटिस, यानी ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो ट्रेकिया इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, अब ब्रोंकियोल्स ब्रोंकाई के भी ब्रांचेस को कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ब्रोंकाई क्या है, तो विंड पाइप ट्रेकिया डिवाइड होता है 2 बड़े बड़े ट्यूब में, जिसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं, है ना। जैसे ये ट्रेकिया है, ये दोनों ट्यूब में जाता है, इधर राइट इधर लेफ्ट, है ना। तो प्रॉपर आपका बॉडी में क्या कहते हैं, जो लंग्स में जाता है उसको ब्रोंकाई कहते हैं, और ये ब्रोंकाई फिर ऑक्सीजन को, एयर को कैरी करता है लंग्स में,
फिर ब्रोंकियोल्स क्या होता है, तो ब्रोंकाई जो आगे ब्रांचेस बनाते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस, पतले पतले ब्रांचेस बनाते हैं, तो वो एक्चुअली आपके ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं। तो वे बोला था ब्रोंकाई ब्रांच इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स में ब्रांच होता है जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। काइंड ऑफ लाइक ब्रोंकियो ब्रांचेस ऑफ ट्री, जैसे कि पौधों का या पेड़ों का ब्रांचेज होता है, शाखाएं होती हैं, जस्ट लाइक वैसे फैला हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे ये किस तरीके से फैला हुआ है ना, वैसे ब्रांचेस फैले होते हैं। These bronchioles makes sure air gets all parts of your lungs। यही आपका, अगर सारे ब्रोंकियोल्स में चला गया एयर, समझ जाओ कि लंग्स के हर एक पार्ट में एयर चला गया, है ना। चलो, है ना। हाँ, इन्फ्लामेशन होता है उसका मतलब, ठीक है। चलिए, तो ये एनाटॉमी ऑफ लंग्स आपको पता चल गया। चलो, ब्रोंकियोडायलेटर बोलूंगा तो ब्रोंकियोडायलेटर के पहले आपको ब्रोंकाई के बारे में पता होना चाहिए भाई, समझिएगा बात को। एल्वियोलाई की बात करते हैं, क्या होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, मैं बता देता हूं, कोलोजी में एचएपी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, क्योंकि कोलोजी का जब क्वेश्चन आएगा ना दोस्त, जब आपका दिमाग में कुछ याद नहीं रहेगा ना, तो एचएपी वाला कॉन्सेप्ट लिख के आओगे तो नंबर कटेगा नहीं, समझ रहे हो। हाँ, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर ब्रोंकियोडायलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना और बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा, तो थोड़ा बहुत लंग्स के बारे में लिख दियो, ठीक है। ये सब तरीका होता है, मैं कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टाइम पास करने वाला मास्टर नहीं हूँ। एल्वियोलाई एट द एंड ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स, कहने का मतलब जो सबसे छोटे ब्रोंकियोल्स होते हैं उसके एंड पर छोटे छोटे जो एयर के गुब्बारे होते हैं, टीनी एयर सैक्स होते हैं, उसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो कह रहा है एट द एंड ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के एंड में ये क्या होता है, दैट देयर आर टीनी एयर सैक, टीनी एयर सैक, टीनी मतलब छोटा, एयर मतलब हवा भरा हुआ, सैक यानी पॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। दिस इज वेयर द मैजिक हैपन्स, जहां पर मेनली मैजिक होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज होता है। द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, है ना। एंड क्या कहते हैं, एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। एंड जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो कोलोजी में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से 5 क्वेश्चन आप मान लो कि एचएपी से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो बेसिक आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पता होना चाहिए। तो एचएपी के बेसिक पार्ट से आप 20 में से 5 ऑब्जेक्टिव मान सकते हो कि एचएपी का ही रहेगा, ठीक है। तो एचएपी वाला पार्ट इसीलिए मैं इग्नोर नहीं करता हूं, समझ रहे। चलो, इट्स लाइक द एयर यू ब्रीद इन गिव्स ऑक्सीजन टू योर ब्लड, जैसे जैसे आप ब्रीद इन करेंगे तो आपके ब्लड में वो ऑक्सीजन जाएगा, एंड योर ब्लड गिव्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड टू बी एक्सेल्ड, और वो ब्लड आपका कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एक्सेल करके लंग्स में लाएगा, ठीक है, गुड। चलो, प्लूरा क्या होता है बताओ, प्लूरा क्या होता है, तो लंग्स के मेम्ब्रेन को, लंग्स के आउटर कवरिंग को प्लूरा कहते हैं। तो कह रहा है लंग्स आर सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम लोग प्लूरा कहते हैं। लंग्स का, है ना, जो आउटर लेयर है उसको हम लोग प्लूरा कहते हैं, ठीक है। एंड इट हेल्प्स द लंग्स मूव स्मूथली एज यू ब्रीथ इन एंड आउट, जैसे जैसे आप सांस अंदर बाहर लेते हैं तो प्लूरल मेम्ब्रेन भी क्या होता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होता है। डायफ्राम क्या होता है बताओ, डायफ्राम ये मांसपेशी यहाँ पर है जो कि डोम शेप्ड का मांसपेशी होता है, जो कि आपके लंग्स जिसके ऊपर रखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं लंग्स का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो जस्ट इसके नीचे ऐसे होता है, और यही है जो कि आपके थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है ना, ठीक है। चलो, तो डायफ्राम क्या है कि अंडर द लंग्स, क्या कह रहा है, अंडर द लंग्स, यानी लंग्स के जस्ट नीचे होता है एक मसल्स है जिसको डायफ्राम कहते हैं। कह रहा है क्या कहते हैं, व्हेन यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम मूव अप कर जाता है, एंड डाउन, अप एंड डाउन होता है। जब सांस अंदर बाहर लेते हैं तो ये डायफ्राम वाला मसल भी अप एंड डाउन होता है, जो कि आपके लंग्स को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो चलो, ये एचएपी वाला पार्ट था थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कई बार देखा गया है कि कोलोजी में एचएपी के पार्ट से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनता है, जितना नीड था मैंने बताया, ठीक है। अब हम लोग मेनली टॉपिक पर आते हैं, जो आपका चैप्टर का नाम क्या था, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का आइडिया आपको होना चाहिए, ओके, नहीं तो फिर बाद में आप पछताएंगे, कहेंगे कि सर तो पढ़ा ही नहीं थे आप, तो
फिर गलत बात होगी। फिर आपका है, अब आते हैं टॉपिक ब्रोंकियोडाइलेटर्स। तो सभी लोग हेडिंग डालिए ब्रोंकियोडाइलेटर, है ना। अब आप यहाँ पे बहुत पॉपुलर दवाएं पढ़ेंगे, सल्ब्यूटामोल, साल्मीटेरॉल, है ना, ठीक है। हाँ जी, गुड। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए ब्रोंकियोडाइलेटर्स। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए ब्रोंकियोडाइलेटर्स। क्या होते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर्स? तो ऐसे दवाएं जो कि आपके ब्रोंकियोल्स को क्या करे, डायलेट करे। तो ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने का मतलब है कि आपका ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद जो दो भाग में बटा है ना, उसको ब्रोंक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो आपके क्या कहते हैं ब्रोंकाई होते हैं, फिर उसके सब ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उन सभी को आपका डायलेट यानी फैलाने का काम करता है, ठीक है। कह रहा है क्या, देखो, ब्रोंकियोडाइलेटर्स आर अ टाइप ऑफ मेडिकेशन, एक प्रकार की दवा है जो ब्रीदिंग ईजियर, सांस लेने में ईजियर करता है, आसानी से आप सांस लेते हैं, ठीक है। दे डू दिस बाय रिलैक्सिंग द मसल्स इन द लंग्स, आपके लंग्स में जो वाइडिंग द एयरवेज, खास करके ब्रोंकाई को, ब्रोंकाई, अच्छा ब्रोंकाई किस प्रकार के मसल से बना हुआ है, स्मूथ मसल या स्केलेटल मसल? कमेंट में आंसर बताइए, जानते हैं कोई, बताइए ब्रोंकाई किस प्रकार के मसल से बना हुआ है, स्मूथ मसल या स्केलेटल मसल? तो चूंकि इंटरनल ऑर्गन है तो ये आपका ध्यान रखना स्मूथ मसल से बना होता है, स्मूथ, है ना, स्मूथ मसल से बना हुआ है, ठीक है। तो आप चाह के भी, चूंकि स्मूथ मसल्स है तो आप चाह के भी डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि स्मूथ मसल्स का फीचर होता है कि ये इनवॉलंटरी होता है। ये क्या होता है, इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक, आपके क्रिया के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है। तो ब्रोंकियोडाइलेटर्स क्या होते हैं, तो ऐसे दवाएं होती हैं जो आपको ब्रीदिंग ईजियर करता है, सांस लेने में हेल्पफुल होता है। जैसे किसी को अस्थमा हो जाता है ना, सीओपीडी का केस आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, तो वहाँ पर आपको काम आता है। ये लंग्स के जो स्मूथ मसल्स हैं, खास करके ब्रोंकाई वगैरह में, उसको डायलेट करने का काम करता है। डायलेट यानी देखो, अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है किसी कारणवश, मान लो इन्फ्लामेशन हो गया, ब्रोंकाइटिस, है ना, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो गया या ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, तो एयर को अंदर जाने का जगह नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको अगर ब्रोंकाई को डायलेट कर देंगे, देखो यहाँ पे कितना कम जगह था, यहाँ पे डायलेट कर दिए तो प्रॉपर एयर जाएगा अंदर एंड प्रॉपर बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, गुड। कह रहा है दे आर ऑफन यूज टू, देखो दे आर ऑफन यूज टू ट्रीट लॉन्ग टर्म कंडीशन, कई सारी लॉन्ग टर्म कंडीशन है जो कि आपके एयरवे से रिलेटेड है, जो कि आप अगर एयरवे आपका नैरो हो जाता है, या तो उसमें नैरो मतलब संकड़ा हो गया, या तो इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपका ब्रोंकियोडाइलेटर्स का इस्तेमाल होता है। हाँ, ब्रोंकियोडाइलेटर्स के क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा याद रखना जरूरी है। सवाल यहाँ से आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकियोडाइलेटर, है ना, एंड क्या कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकियोडाइलेटर्स, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन यहाँ पर यूज होता है, एक होता है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट कहलाता है, ठीक है। एंड फिर होते हैं जैंथिन डेरिवेटिव्स और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, ठीक है, गुड। सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स क्या होता है, सिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोमिमेटिक क्या मैं समझ रहे हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को के जैसा मिमिक करने वाला ड्रग रहेगा, ठीक है, जो कि आपका बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपके सिंपैथोमिमेटिक्स में भी दो गो होते हैं, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। तो कई बार पूछा जाएगा कि बताओ भैया SABA शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कौन सा है, तो शॉर्ट एक्टिंग में यहाँ पे SABA लिख देता हूँ, यही है आपका शॉर्ट एक्टिंग की कहते हैं बीटा एगोनिस्ट, जो कि कई बार पूछा हुआ सवाल है। एंड लाबा लॉन्ग एक्टिंग, यहाँ है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, साबा लाबा पूछा जाता है, ठीक है, गुड। एंड साबा यानी शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, बीटा रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो कौन है, साल्ब्यूटामोल है एंड टर्ब्यूटालाइन है। क्या क्या है, साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालाइन, याद रखना है, साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालाइन। जबकि लॉन्ग एक्टिंग में जो ड्रग आते हैं, जिसको लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लाबा कहते हैं, साल्मीटेरॉल है, देखो नाम एक जैसा है लेकिन साल्ब्यूटामोल एंड साल्मीटेरालोल क्या कहते हैं, साल्मीटेरॉल, है ना, तो वो लॉन्ग एक्टिंग होता है, ध्यान रखना। साल्ब्यूटामोल, देखो कंफ्यूजन होगा भाई, पहले बता रहा हूँ, सीधा यही पूछा जाता है, साल्ब्यूटामोल एंड साल्मीटेरॉल। साल्मीटेरॉल जो होता है ना, वो आपका जो होता है क्या कहते हैं, लाबा होता है, ठीक है। तो साल्मीटेरॉल, है ना, फिनोटेरॉल, ध्यान रखना, एंड फॉर्मीटेरॉल, पिरब्यूटेरॉल, क्या कहते हैं, इबूटेरॉल, जिसमें भी टीरॉल वर्ड लगा हुआ है वो लाबा है ना।
क्योंकि आपकी ट्रोलिंग जब भी होती है तो कुछ देर के लिए नहीं होती, ट्रोलिंग लॉन्ग समय के लिए होती है। ट्रोल करना मतलब जानते हो ना, सोशल मीडिया पे चलता ही आजकल। तो ट्रोलिंग जो होती है थोड़ा देर के लिए नहीं होता है, बहुत ज़्यादा देर के लिए होता है। तो ट्रोल वर्ड समझ जाना, लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है ना। साल्मिट्रॉल, क्या कहते हैं, फिनोटिरॉल, ये सब है। जैंथिन डेरिवेटिव्स में आपके थियोफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन आ जाते हैं। एंड एंटीकोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड एट्रोपिन, पता होगा ब्रोंकियोडाइलेटर होता है एट्रोपिन, है ना। आपके इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड वगैरह होते हैं। तो आपको इसका क्लासिफिकेशन याद रखना है, क्योंकि अगर ब्रोंकियोडाइलेटर पे सवाल आ गए तो क्लासिफिकेशन तो आपको लिखना ही होगा। बताइए ब्रोंकियोडाइलेटर कितने प्रकार का, 3 प्रकार, 3 क्लास हैं। एक है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स जिसको बीटा 2 एगोनिस्ट भी कहते हैं। फिर है जैंथिन, पहला यहाँ है देखो। दूसरा है जैंथिन डेरिवेटिव्स। तीसरा है एंटीकोलिनर्जिक। अब इसी के अंदर है एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आपके साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालाइन, जबकि लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में आपके आ जाते हैं साल्मीटिरॉल, फिनोटिरॉल, फॉर्मिटिरॉल, पिरब्यूटिरॉल, है ना, इब्यूटिरॉल, ये सब आ जाते हैं। जैंथिन डेरिवेटिव की अगर बात करोगे तो थियोफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और एट्रोपिन आता है ना। बहुत बढ़िया। चलो अब वन बाय वन सबके बारे में आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़िए। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स जो बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, है ना, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये किससे बाइंड करेगा, तो बीटा 2 एगोनिस्ट है तो बीटा रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो कह रहा था बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट आर कपल्ड विथ बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट यानी बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट यानी बीटा रिसेप्टर से बाइंड करके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो करेगा। ये कपल्ड होता है जीएस प्रोटीन विथ जी प्रोटीन, है ना, ध्यान रखना, जी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है बताओ, ये आपके जो भी बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं यानी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग हैं, ये आपके जी प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे, है ना, और एक्टिवेट करेंगे एक एंजाइम को जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज, है ना, एडिनाइल साइक्लेज। एंजाइम का नाम याद रखना, मेन हीरो यही है। एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, देयर बाय रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ CAMP यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेटेज, फॉस्फेट। देखो ये सीक्वेंस याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, ये किससे बाइंड करता है, जी प्रोटीन के साथ, ठीक है। जी प्रोटीन के साथ बाइंड करके ये एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। एंड ये एक्टिवेट होता है तो आपके बॉडी में CAMP यानी कि CAMP का फुल फॉर्म भी याद रखना चाहिए, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रिलीज होता है। एंड ये CAMP आपके ब्रोंकियोल्स के मसल्स को रिलैक्स करने का काम, ये जो आपके ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई के मसल से कैल्शियम आयन को बाहर करता है, कैल्शियम आयन को आउट करता है, कैल्शियम आयन को आउट करता है ना। एंड कैल्शियम आयन को आउट करेगा तो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाता है। क्या बोल रहा है देखो कि CAMP जैसे ही आया तो क्या कह रहा है, देखना ध्यान से, कि CAMP आता है तो दिस रिजल्ट इन रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, आपके ब्रोंकाई के जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। कहने का मतलब है हाउएवर ये CAMP आखिर ऐसा क्या करता है, यानी कि जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेटेज है, फॉस्फेट है, ये लंग्स में आपके डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, आपके डिक्रीज में करता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम को कम कर देता है, उससे बाहर निकालता है। और कैल्शियम पता है ना कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कैल्शियम बाहर निकलेगा तो आपको पता है एक्शन पोटेंशियल नहीं, यहाँ रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना, चूंकि Ca+ बाहर आ रहा है, चूंकि अंदर में निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इससे क्या होगा, फाइनली रिजल्ट्स इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, जिससे कि आपका ब्रोंकाई का स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएगा, है ना, रिलैक्स हो जाएगा। एंड ओवरऑल जो आपको समस्या था, जैसे कि किसी का ब्रोंकियोस्पाज्म हो गया है, ब्रोंकाई में स्पाज्म मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, दम फूल रहा है, तो उस कंडीशन में हेल्पफुल होगा। किसी को आस्थमा है, आस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं, है ना, ये इसमें म्यूकस वगैरह भर जाता है, तो इसको डायलेट करके आसानी से सांस लेने में मदद करता है। एंड किसी को अगर COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, है ना, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है ना, COPD,
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये सब में आपका इसका इस्तेमाल होता है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि आपके सिंपैथोमिमेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ध्यान से सुनना। जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स हैं वो बीटा एगोनिस्ट हैं। हाँ, बीटा 2 बीटा एड्रीनो रिसेप्टर, एड्रीनो रिसेप्टर है ना, एगोनिस्ट, ठीक है, एगोनिस्ट है, ठीक है। ये किससे बाइंड करेगा, जी प्रोटीन से, एंड जी प्रोटीन से बाइंड करने के बाद एक्टिवेट करेगा किसको, एडिनोसाइक्लेज को, एडिनोसाइक्लेज को, एंड ये एडिनोसाइक्लेज क्या करेगा, CAMP रिलीज करेगा, एंड ये CAMP कैल्शियम को कम करेगा, डिक्रीज करेगा लंग्स में, एंड लंग्स के स्मूथ मसल्स से जैसे ही कैल्शियम को कम करेगा तो आपका ब्रोंक्यूल्स स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। चलो, एडिनाइल साइक्लेज और यूजेस वगैरह है, समझ में आया, हाँ गुड, है ना। चलो बहुत बढ़िया। डोज की बात करें तो डोज में है, दे आर एडमिनिस्टर्ड इन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्टेबल डोज के तौर पर 0.3 mg से 0.15 mg के तौर पर चलता है। इंडिकेशन तो बीटा 2 एगोनिस्ट आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ब्रोंकियोस्पाज्म, अगर किसी को एक्यूट ब्रोंकियोस्पाज्म हो गया है, यानी कि ब्रोंक्यूल्स कुछ देर के लिए कॉन्स्ट्रक्ट हो गया है तो उस कंडीशन में, आस्थमा के ट्रीटमेंट में, एंड ब्रोंक्यूल्स आपके स्पाज्म ना हो उसके बचाव के लिए। हाँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी कहाँ पर इसका उपयोग नहीं करना है, जैसे कि आपके हाइपरटेंशन में इसका उपयोग नहीं करना है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, यानी कि किसी के कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है ना, एंजाइना का प्रॉब्लम है, हार्ट फेल्योर का प्रॉब्लम है, आपके हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में नहीं लेना है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम है तो नहीं लेना है ना। अनकंट्रोल एरिथमियाज, अगर किसी को अनकंट्रोल एरिथमिया, हार्ट बीट का रेट मतलब एरिथमिया है यानी हार्ट बीट का रेट कंट्रोल्ड में नहीं है, उसको नहीं लेना है ना। जिसको कि स्ट्रोक का हिस्ट्री है, पहले स्ट्रोक आ चुके, ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है तो उस कंडीशन में नहीं लेना है, ठीक है। ये आपके सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स का हो गया, ठीक है, जिसमें आपके सल्ब्यूटामोल अगर बोलेगा सल्ब्यूटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ तो सोचो क्या लिखोगे, है ना। तो आप बोलिएगा कि सर सल्ब्यूटामोल तो आप पढ़ाए नहीं, तो अरे दोस्त सल्ब्यूटामोल हो या टर्बिटोलाइन हो, एक ही क्लास का ड्रग है, या साल्मिट्रोल है, सब वही काम करता है, सेम सीक्वेंस में चलता है, ठीक है, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है। अगर सल्ब्यूटामोल के बारे में स्पेशली लिखने आ गया तो आप यही लिखेंगे जो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, गुड। एंड अगर बात करते हैं अब हम लोग ज़ैंथिन डेरिवेटिव, जिसमें आपके थियोफाइलिन मेन ड्रग होता है। ज़ैंथिन डेरिवेटिव में सबसे मेन ड्रग कौन सा है, थियोफाइलिन, है ना। थियोफाइलिन के इंजेक्शन, टैबलेट सब कुछ आते हैं, थियोफाइलिन्स, है ना, गुड। तो ये ज़ैंथिन डेरिवेटिव क्या होता है, देयर आर 3 फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नेचुरली ऑकरिंग मिथाइल ज़ैंथिन्स होते हैं, कहने का मतलब है 3 फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नेचुरली ऑकरिंग हैं, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन, कैफिन, क्या क्या बताओ, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन, कैफिन। एंड जो ये ज़ैंथिन है यूजुअली यूज होता है क्लिनिकल मेडिसिन में, जैसे जो क्लिनिकली जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, थियोफाइलिन यूज़ होता है। कौन सा यूज़ होता है, थियोफाइलिन, है ना, थियोफाइलिन यूज़ होता है। 1,3-डाइमिथाइल ज़ैंथिन, इसी का नाम है, थियोफाइलिन का केमिकल नेम है 1,3-डाइमिथाइल ज़ैंथिन। एंड विच कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज, है ना, विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज, इसके तौर पर आप थियोफाइलिन इथाइलिनिडामाइन, है ना, यूज होता है, जिसको हम लोग एमाइनोफाइलिन कहते हैं, तो एमिनोफाइलिन भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझो, क्या काम करता है ये, तो ये भी एक्चुअली ब्रोंकियोडायलेटर है, तो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा, है ना। ये भी क्या कहते हैं, क्या करेगा, एक्चुअली आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा, देखो ये बंद रास्ता को ओपन करेगा। तो ये बोल रहा है ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स एक्ट एज ब्रोंकियोडायलेटर बाय डायरेक्टली रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स, ये डायरेक्टली रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को, है ना, ऑफ द ब्रोंकियोल एयरवे एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स को भी आपका क्या कहते हैं रिलैक्स करने का काम करता है, ये डायरेक्टली कर देता है, ठीक है। नहीं, अच्छा यहाँ हाइपोटेंशन होगा, यहाँ हाइपोटेंशन, सही बात है, यहाँ पे जो है ना ये हाइपरटेंशन नहीं हाइपोटेंशन होगा, यहाँ मिस्टेक से हो गया, हाइपोटेंशन।
पहले से बीपी कम है और ब्लड वेसल्स वगैरह अगर आप और रिलैक्स कर देंगे तो उससे और कहीं ना कहीं जो आपके ये ब्रोंकियोडायलेटर हैं ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स भी तो बना हुआ है, तो हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, नहीं हाइपोटेंशन भी होगा। और कई केस में हाइपरटेंशन, देखो नॉर्मल है, बीपी वगैरह का समस्या नहीं है, एरिथमिया नहीं है, तब आप यूज कर सकते हैं ब्रोंकियोडायलेटर, नहीं तो फिर डॉक्टर के संपर्क में ही करिए। ठीक है, चलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपका अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लो इसका क्या क्या है। तो ये आपके जो भी जेंथिन डेरिवेटिव हैं इसका सीएनएस पर क्या रोल होता है। तो सीएनएस में आपके क्या क्या, थियोफाइलिन है, देखो थियोफाइलिन है, थ्रोम्बिन है, कैफीन है। कैफीन वगैरह जेंथिन डेरिवेटिव है, तो आपको पता है आपके सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन पर क्या इफेक्ट करेगा, तो ब्रेन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो कैफीन हो या थियोफाइलिन है, ये स्टिमुलेट करता है। थियोफाइलिन क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है आपके सीएनएस, है ना भाई, सुला नहीं देगा जगा देगा स्टिमुलेट करेगा। कॉफ़ी पीने से नींद आती है क्या, कॉफ़ी में कैफीन होता है ना, तो ये थोड़ा सा, ए भाई क्या कर रहे हो आप लोग, हिप्नोटिक्स लिख रहा है कोई, क्या लिख रहा है कोई, सीडेटिव लिख रहा है। सीएनएस स्टिमुलेंट होता है दोस्त, कैफीन है, कैफीन। ठीक है, तो कैफीन और थियोफाइलिन स्टिमुलेट करता है सीएनएस को एंड फेवर्स इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी कहने का मतलब जो भी है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का जो रोल है वो प्रॉपर अच्छे से होगा, है ना, सारी चीजें अच्छे से होती हैं। ठीक है, चलिए सीबीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी आपके हार्ट वाले सिस्टम पर, तो मिथाइल जेंथिन एक्ट करता है डायरेक्टली आपके हार्ट पर और उस पर भी स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है एंड इंक्रीज करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोकार्डियम, यानी हार्ट का जो बीच वाला लेयर है मायोकार्डियम उसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करता है। एंड जो आपके स्मूथ मसल्स हैं, है ना, जो स्मूथ मसल जैसे कि आपके लंग्स में भी पाया जाता है ना, तो उस जेंथिन डेरिवेटिव एक्चुअली उसको रिलैक्स करने का काम करता है, जितने भी स्मूथ मसल्स हैं सबको। एंड किडनी पे ये थोड़ा सा डायूरेटिक एक्शन, हल्का डायूरेटिक, कहने का मतलब है डायूरेटिक एक्शन ऑफ मिथाइल जेंथिन इज मिल्ड, माइल्ड मतलब होता है हल्का फल्का, डायूरेटिक एक्शन भी शो करता है, यानी यूरिन की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बहुत बढ़ा देगा। एंड स्केलेटल मसल्स यानी कि जो आपके स्केलेटल मसल हैं जिसमें हड्डियों से जुड़े हुए मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्शन करता है, ध्यान रखना, द कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ स्केलेटल मसल को इंप्रूव कर देता है बाय द यूज ऑफ कैफीन। कैफीन के यूज से यानी कि जो भी आप जेंथिन डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो जो स्केलेटल मसल्स पर इफेक्ट होता है तो वो उसको कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को बढ़ा देता है एंड एक्सर्ट करता है डायरेक्ट एक्शन एंड इंक्रीज इन द कैल्शियम, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक मतलब जो मसल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे आपके कैल्शियम को रिलीज कराता है। ठीक है, अब है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं, इसी को हम लोग एंटी मस्कैरिनिक एजेंट, जिसमें एट्रोपिन वगैरह आ जाता है। देखो आपको जेंथिन डेरिवेटिव आपने पढ़ लिया, अब एंटीकोलिनर्जिक में आपके इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और एट्रोपिन था, है ना, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एट्रोपिन। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो आपके ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने का काम करता है, ये भी है ना, तो वही बोल रहा है जो एंटीकोलिनर्जिक जिसको एंटी मस्करिनिक भी कहते हैं, मेनली यूज होता है ट्रीट करने, किसको ट्रीट करने के लिए, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि थेरेप्टिक्स में आपको डिटेल में पढ़ना है। सीओपीडी में दो चीज़ें कॉमन होती हैं, एक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी जो आपका ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन लंबे समय से, क्रोनिक मतलब एक दिन में नहीं हुआ है, एक्यूट नहीं है, लंबे समय से इन्फ्लामेशन है, एंड एल्वियोलाई के वॉल में भी डैमेज आ चुके हैं जिसको एम्फाइसीमा कहते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फाइसीमा का केस आपको सीओपीडी कहलाता है, ये दोनों कंबाइन होता है। तो सीओपीडी के ट्रीटमेंट में मेनली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है ना, जो कि आपके थोड़ा बहुत मात्रा में आस्थमा के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि आस्थमा में भी ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, गुड। कह रहा है दे वेयर यूजुअली टेकन यूजिंग एज एन इनहेलर, इसका इस्तेमाल अक्सर इनहेलर के तौर पर होता है, जो कि करके इनहेल किया जाता है, बट मे बी नेबुलाइज टू ट्रीट सडन एंड सीवियर सिम्टम। अगर जो बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम है तो नेबुलाइजर के माध्यम से ऑक्सीजन के साथ इसको इनहेल कराया जाता है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स कॉज एयरवे टू वाइडन ब्लॉक द कोलिनर्जिक नर्व्स, जो भी एंटीकोलिनर्जिक हैं ये आपको एयरवेज को वाइडन करता है ना, चौड़ा करता है एयरवेज को। कह रहा है क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में एंटीकोलिनर्जिक्स कॉज द एयर वे टू वाइडन बाय ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक नर्व्स,
यानी कोलिनर्जिक नर्व को ब्लॉक करके आपके एयरवेज को वाइड करने का काम करता है, यानी कि चौड़ा करने का काम करता है ना। गुड। एंड दीज नर्व्स रिलीज केमिकल्स दैट कैन कॉज मसल्स लाइनिंग द एयरवे टू टाइटन। सो क्या कहते हैं, अलाउ द एयर पैसेज टू रिमेन ओपन। कहने का मतलब है जो नर्व्स हैं रिलीज करते हैं केमिकल, जिससे कि आपके मसल्स के लाइनिंग में टाइटनेस आता है, जिससे कि आपका एयरवे सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। एंड रिलैक्स करता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के, आपके ब्रोंकाई के मसल्स को स्मूथ करता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके दिखाइए, बताइए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। बताओ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कौन सा है। मैंने बोला था, याद कर लो भाई, साल्मिट्रॉल, साल्ब्यूटामोल, फॉर्मिट्रॉल एंड इप्राट्रोपियम। तो ट्रॉल कब होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, यानी लॉन्ग एक्टिंग। ट्रॉल जिसमें भी है, ट्रॉल है हटा दो। इप्राट्रोपियम और एट्रोपिन तो एंटीकोलिनर्जिक है, तो यहां हो जाएगा साल्ब्यूटामोल, शॉर्ट एक्टिंग में साल्ब्यूटामोल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, अल्ब्यूटेरॉल, साल्मिट्रॉल, थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, साल्मिट्रॉल, लॉन्ग एक्टिंग साल्मिट्रॉल। बहुत बढ़िया है ना। अब कुछ लोग बोले अल्ब्यूटेरॉल, तो अल्ब्यूटेरॉल नहीं, मैंने बोला ना साल्मिट्रॉल। चलो, थियोफाइलिन इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर। क्लासिफिकेशन से सवाल आते हैं यहाँ पे। थियोफाइलिन किस प्रकार का, बताओ। थियोफाइलिन जेंथिन डेरिवेटिव है, बीटा 2 एगोनिस्ट तो नहीं था भैया, क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट में तो आपके शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग थे, साल्ब्यूटामोल, साल्मिट्रॉल ये सब था। एंटीकोलिनर्जिक में तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐप क्या था, एंटीकोलिनर्जिक में आपके ये सब थे, क्या कहते हैं उसको, एंटीकोलिनर्जिक में आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड वगैरह था। ज़ैंथिन, यस ज़ैंथिन डेरिवेटिव। थियोफाइलिन देखो क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया ना, ज़ैंथिन डेरिवेटिव में थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप करके बताइए। इप्राट्रोपियम इज एन एग्जांपल ऑफ विच क्लास ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर। बताइए, इप्राट्रोपियम एग्जाम्पल है किस क्लास ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर का, किस क्लास के ब्रोंकियोडायलेटर का किस क्लास का एग्जाम्पल है इप्राट्रोपियम। बीटा 2 एगोनिस्ट, ज़ैंथिन, एंटीकोलिनर्जिक, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। तो आंसर हो जाएगा एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज में ब्रोंकियोडायलेटर्स का मेन काम क्या होता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। क्या म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, यानी कि जो चिपचिपा चीज़ है, नहीं ऐसा नहीं करता। रिलैक्स द मसल ऑफ एयरवे, यस मसल्स एयरवेज के हवा वाली रास्ताओं को जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स करने का काम करता है। वेरी गुड। एंड जो भी लोग गाइड मंगाना चाहते हैं सेकेंड ईयर का मंगा सकते हैं, एंड बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड अगेन हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू सो मच जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे। एंड अपडेटेड रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ भी आप रह सकते हैं कनेक्टेड, वहाँ पर भी 9000 फार्मा स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग को क्लासेस मिलता रहेगा। एंड प्रॉपर कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे एक्सपेक्टोरेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।